गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा बनाए गए पर्यवेक्षक। भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का पेश किया दावा। 12 दिसंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी। बैठक से पहले प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उनके पक्ष में लगाए नारे। प्रतिभा सिंह का गुटबाजी से इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, आपको समाज के वंचित लोगों के प्रति संवेदना रखनी होगी। राष्ट्रपति ने दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा। चक्रवाती तूफान मैंडूस के आज रात चेन्नई के तट से गुजरने के आसार। तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात। और खेल की खबरों में फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत। क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से, तो वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात में 156 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को गुजरात भाजपा विधायक दल के नेता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुजरात बीजेपी 10 दिसंबर को यानी कि कल गांधीनगर में श्री कमलम पार्टी कार्यालय में अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक करेगी और उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र भाई पटेल को ही ताजपोशी देगी। इसी के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 12 बजे के करीब राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी की ओर से 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये तो बात हुई गुजरात की, लेकिन उधर हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद अब मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच आज कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई। बैठक से पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि सभी विधायकों की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वोटिंग तब होती है जब कोई विवाद होता है, यहां तो कोई विवाद ही नहीं है। The moment all the MLAs are here, then we will convene a meeting where a resolution will be passed to authorize the party command. Voting process only takes place when there is a dispute. There is no dispute. विवाद नहीं होने का दावा कर रहे हैं राजीव शुक्ला, लेकिन कल चुनाव नतीजों के बीच से ही कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की दावेदारी खुलकर सामने आ गई थी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। उन्होंने भूपेश बघेल की कार को घेर लिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। तो वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और सभी विधायक साथ हैं। They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। तो मजबूत दावेदारी ठोक रही हैं प्रतिभा सिंह। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने 2021 बैच के स्नातक और परास्नातक के 653 और पीएचडी के 16 विद्यार्थियों को डिग्री भी प्रदान की। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षण संस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। तुम्हें जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है।
शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की रीढ़ मानव संसाधन होती है और मानव का विकास शिक्षा से ही संभव है। उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए डून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करके की। और राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और राष्ट्रपति ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 97 फाउंडेशन कोर्स के विदाई समारोह में कहा कि आप देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हैं। आज आपसे मिलकर भारत की विविधता में एकता दिखलाई पड़ रही है। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान मैंडूस की, जिसका असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिस कारण कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में आज से कल तड़के के बीच किसी समय समुद्री तूफान मैंडूस आ सकता है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर ममल्लापुरम या महाबलीपुरम के आसपास के क्षेत्र में पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और उससे लगे इलाकों में पार करने की संभावना है। तूफान 65 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है और आज आधी रात इसकी गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रही। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। खबर संसद से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी से आग्रह किया है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें और मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करें। आज सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने कहा कि सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का लक्ष्य पाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 74वीं जयंती कल मनाई जाएगी और इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय। सभापति ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों को नई दिशा देने की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं।
कोविड महामारी के दौरान सभी को टीकाकरण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना इसका बड़ा उदाहरण है। और संसद के शीतकालीन सत्र में आज सरकार ने कहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस संबंध में संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। इस प्रश्न में पूछा गया था कि सरकार ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं। रिजिजू ने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। और आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र ने एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की है। 2014 में एमबीबीएस के लिए 14,000 सीट थी, जो बढ़ाकर 96,000 कर दी गई हैं। स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाकर 64,000 कर दी गई। चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी करने का आग्रह भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि केंद्र देश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मांडविया ने यह भी कहा कि यदि समुचित संख्या में शिक्षक नहीं हैं और बुनियादी ढांचा नहीं है तो किसी को भी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं चलाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में कड़ी कार्रवाई कर रही है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में खेल विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि पिछले 8 सालों में खेल एवं युवा मामलों के विभाग का बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1,219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1,219 करोड़ से बढ़कर 3,062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2,254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम्स, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है। भाजपा सांसद लौकित चटर्जी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं अभी भी मुख्यमंत्री राज्य की जनता तक नहीं पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नफरत की राजनीति छोड़कर जनहित में काम करना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो नाराबाजी तो कंटिन्यू है, लेकिन 2014 तक इन्होंने गरीबी नहीं हटाया। अगर आप पार्लियामेंट में, हाउस में देखेंगे तब देखेंगे ये लोग जब गरीब के लिए हम लोग जब बोलना चाहते हैं तब ये लोग बोलने भी नहीं देते हैं, रोक देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि गरीब कल्याण के लिए जो योजना हुआ है उसके लिए डिबेट हो जाए, वो बोलता है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी उन्होंने रख दिया, गरीब को उन्होंने दूर कर दिया। गरीब लोग को सब लोग नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ा। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि कैंसर का पहले पता लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। We are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर
एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। और वहीं भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने आज बार बार लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए और तेलंगाना में विकास न करने के लिए के चंद्रशेखर राव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आज भी तेलंगाना में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें राज्य के विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए। जो आवास योजना का पैसा तेलंगाना को दिए, आज तक बेनिफिशियरी लिस्ट ना देने के वजह से पैसे वापस मांग रहा है आज केंद्र सरकार। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है केसीआर जी? आपको आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए पैसे कमा के दुनिया भर का लिकर धंधा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कमाते हो। गरीब के लिए 1 रुपया तो खर्चा करो। अपने खानदान को बोलो सुधर जाए और प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रहे देश में वो तेलंगाना में लागू करो और गुजरात मॉडल को फॉलो करो। खबर खेल के मैदान से कतर में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से होगा। ये मैच एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रोएशिया और ब्राजील दोनों ही इस विश्व कप में अच्छे रंग में दिख रही हैं। ऐसे में इस मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया है। तो इन मैचों पर रहेगी नजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।